जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मिशन नीट 2025 हमारे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल सिंह सर का एक ही सपना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और उसी सपने के तहत पूरी की न्यू लाइट टीम आपके लिए लगी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। और आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन हर टॉपिक से कराए जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का आज मैं कराऊंगा। इसके पहले भी जो सेशन था शिवम सर करा के गए, इसके पहले हमारे सीनियर टीचर करा के गए और काफी अच्छा सेशन गुजर रहा है। आप लोगों का ढेर सारा प्यार भी सेशन को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो हम लोग देखने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक होगा और इसी पे हम लोग आगे की बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट डन 500 जूल ऑफ वर्क इज। अब देखिए आपको पता है कि ये क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी की बात कर गया, हीट की बात कर गया और उसके बाद किसकी बात कर गया, वर्क डन की। यानी पे यहाँ पे हमें क्या लगाना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लगा देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम लगा देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लगाना चाहें तो ऐसा लिखेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमें पता है कि मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो यही है। अब सीधे सीधे हमें वैल्यू रखनी हुई है और वैल्यू हम रख देते हैं। एक तरफ हमारे पास 2 किलो कैलोरी है, तो देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूं डेल्टा क्यू को, तो यहां से 2 किलो कैलोरी है, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ कैलोरी। और कैलोरी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे हमारा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 जूल, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसके बाद देखिए डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू भी दिया है आपको, कितना, 500 जूल। अब आपको सीधे निकालना है बच्चे कि ठीक है इंटरनल एनर्जी का चेंज आपको निकालना है, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर हम लोगों को लिखना हुआ तो ये देखिए मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहीं पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8400 माइनस कितना लिखेंगे 500, यहां से हमारा आंसर आ गया 7900 जूल। और मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहां कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम whose internal energy is 40 joule. The amount of external work done is। अब यहां पे भी पता है बच्चे कि आपका ठीक है, एक तरफ किसकी बात कर रहे हो, हीट की बात कर रहे हो जो ऐड किया जा रहा है सिस्टम में, दूसरा इंटरनल एनर्जी दिया है और अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है तो वर्क डन को अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू लिख दूंगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। अब डेल्टा क्यू को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो कितना दिया है 110 माइनस इंटरनल एनर्जी आपको कितना दे रखा है 40, यहां से मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 70 जूल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड होगा, सेकंड ऑप्शन होगा बच्चे 70 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब देखो आपको पता है बच्चे कि फार्मूले में हम क्या क्या यूज करते हैं, हीट वो भी एक तरह की क्या है एनर्जी। इसके अलावा वर्क की बात करते हैं तो वर्क में अगर हम मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। यहाँ वर्क जो स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। और इसके अलावा ठीक है हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो वो क्या है, एनर्जी। तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ, या आपको ये याद होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जब हम डेरिवेशन करते हैं तो किसका यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी का। तो इस तरीके से हम लोग लगातार सेशन को आगे बढ़ाते चलते हैं। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ा जाएगा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटॉमिक गैस, ये ध्यान दीजिएगा गैस कैसी है, डाई एटॉमिक, और ये ट्रांजिशन में जा रही है ए टू बी एज सोन इन फिगर। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग ट्रांजिशन इज। आपसे ठीक है इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन में ठीक है इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा। अब डेल्टा यू इक्वल टू आपको पता है कि एन सी वी डेल्टा टी।
ऐसा कुछ फार्मूला आप लोग पहले से ही पढ़ के बैठे हो। अब देखिए एक चीज और यहीं पे ध्यान दीजिए, सिस्टमैटिक थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो यहां अगर डाई एटॉमिक गैस है, फॉर डाई एटॉमिक गैस, अगर डाई एटॉमिक गैस है उसके लिए सीवी अगर हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, सीवी की वैल्यू हम लिख सकते हैं और सीवी वाला रिलेशन भी आपको याद होगा। तो सीवी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 R। ये रिलेशन आप पढ़ के बैठे होगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको अच्छे से, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे। अब देखो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा U इक्वल टू एन, यहां पे हो जाएगा 5/2 R, उसके बाद डेल्टा टी। अच्छा एक रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों और इसके अलावा आप पढ़ के बैठे हो, और वो रिलेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो एक चीज अगर हम चाहें तो ये भी हम लोग पढ़ के बैठे हैं बच्चे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां से बच्चों अगर हम लिखना चाहें तो टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पीवी अपान एनआर। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब बस ये फर्क है कि हमें ये ध्यान देना है कि जब ये डेल्टा टी की बात कर रहा है तो हम पहले किसकी, ए और बी की बात करेंगे, और ए से किधर की तरफ जा रहे हो, डायग्राम में क्लियर है कि ए से आप किधर जा रहे हो, बी की तरफ। ए से किधर जा रहे हो आप, बी की तरफ। तो चलिए अब सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है और वो वैल्यू हम लोग रख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों। ये सारे डेटा उठा के हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे ले ले रहे हैं। अब बच्चे अगर हमें लिखना हुआ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5n। अब यहां से देखिए r को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन, तो यहां पे लिख देंगे 5nr/2 अपान, अब पीवी अपान आरटी हम लोगों ने, ठीक है, पीवी अपान एनआरटी 1 होता तो देखिए यार टी हम उधर की तरफ लेके गए तो हमें बात सिर्फ किसकी करनी पड़ेगी, पीवी की। तो यहां पे हम लिखेंगे पी बी वी बी अपान क्या लिखेंगे, एन आर माइनस पी ए वी ए अपान क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एन आर, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब यहां पे अगर हम आगे कैलकुलेशन की तरफ बढ़े तो ऐसे लिख सकते हैं 5nr, यहां नीचे से nr को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे आपके पास बचेगा क्या, पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। एनआर से मेरे प्यारे बच्चों एनआर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 भी है तो ये बचेगा कितना, 5/2। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं 5/2 पी बी वी बी माइनस पी ए वी ए, यही बचेगा। अब देखिए वैल्यू हमें सिर्फ उठा के पीछे से रखनी है, ये 5/2 है। पीबी और वीबी की वैल्यू देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो पीबी की वैल्यू सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये किसमें दे के रखा है, किलो पास्कल में, और यहां पे वैल्यू देखें तो किलो पास्कल का मतलब यानी क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ लिखेंगे। उसके बाद दूसरा हम लेंगे क्या, 6, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ये 6 डायरेक्ट ले लेंगे, तो ये वैल्यू लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। पीबी की जगह हम लिख देंगे 2 × 10⁻³ × 6, फिर माइनस की साइन लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब ए का लिखेंगे तो ए का आपको पता है कि यहां पे कितना है, 5 × 10⁻³ है, और यहां पे कितना है, 4 है। ये ए के लिए बात कर रहे हैं, ए के लिए बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे थे, बी की। ये किसकी बात कर रहे थे आप लोग, बी की मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहां से आगे हम लोग लिख देते हैं इसको, एक तरफ 5 है दूसरी तरफ कितना है, 4। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ × 4। अब चाहे तो देखो स्पून फीडिंग वाला काम हो रहा है, 5/2 इधर रहने दो। अगर हम इस 12 आएगा इधर कितना आएगा, 20, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 12 - 20 × 10⁻³ बच्चों लिख सकते हैं। यहां से आ जाएगा 5/2 × -8 × 10⁻³। अब यहां से लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल होके 4, यहां से आ जाएगा -20 × 10⁻³। अब देखो पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसी टर्म में हम देंगे आंसर। सारे देखो जूल और किलो जूल में दिए गए हैं और आपसे इंटरनल एनर्जी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे जूल लिखेंगे। 10⁻³ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -20 किलो जूल। मुझे लगता है बच्चों की यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी
नहीं चाहिए। अब हम यहां से बोल देंगे कि सर ऑप्शन कौन सा होगा, -20 किलो जूल। देखिए थोड़ा सा हम लोग एकदम सिंपल वे से चीजों को करने की कोशिश करेंगे। टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी, कैपेसिटी इनकी इक्वल है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक। ये किससे जोड़ के रखे गए, किसी स्टॉप कॉक से। ए कंटेन एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कंप्लीटली evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. अब देखिए शुरुआत में अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन है। इंटायर सिस्टम किसमें है, थर्मल इंसुलेशन में। इंटायर सिस्टम की बात करते हैं तो ये किसमें है, थर्मल इंसुलेशन में। थर्मल इंसुलेशन का मतलब हीट का आना जाना आपने अलाउड कर नहीं रखा है। अब उसके बाद थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब ये इंटायर सिस्टम थर्मल इंसुलेशन में, मतलब हीट आ जा नहीं सकती। लेकिन जैसे ही आप स्टॉप कॉक रिमूव होगी, इफ स्टॉप कॉक इज रिमूव, इफ स्टॉप कॉक इज रिमूव्ड, अगर ऐसा किया गया कि आपने स्टॉप कॉक को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इससे सीधा हम लोगों को पता चल जाएगा बच्चे कि जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कैसा होगा, एडियाबेटिकली, गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली। अब देखो हमारा जो पता चल गया बच्चे कि सडन ओपन करने पे ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एडियाबेटिक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। An ideal gas is compressed to half its volume by means of several processes, which of the result is the maximum work done on the gas। अब देखिए इसके लिए हम लोग पहला काम करते हैं कि सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं ताकि चीजों को समझना थोड़ा सा हम लोगों के लिए आसान हो जाए। अब देखिए हमें ये बोल के रखा है कि आइडियल गैस को कंप्रेस किया जा रहा है उसके हाफ वॉल्यूम में, यानी हम कहीं ना कहीं रिलेशन निकाल लेते हैं पी और वी के बीच में। एक तरफ पी है दूसरी तरफ क्या है, वी है, इसी के बीच में रिलेशन निकालना है। अब देखिए हम प्रोसेस हो रहा होगा तो उसको सिस्टमैटिक थोड़ा सा सारे ग्राफों को सारे प्रोसेसेज को के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। और दूसरा प्रोसेस यहां देख लेते हैं। अब देखिए सबको एक एक अलग अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको बताने में थोड़ी सी आसानी हो। अब देखिए पहला अगर मैं बना रहा हूं तो ये देखो, पहला आपके सामने लाइन आ रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबारिक। ये कैसा होगा, आइसोबारिक। दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसी में आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल कहां की तरफ हम लोगों को मिलेगा, नीचे की तरफ, तो ये भी देख लेते हैं। ये आपका क्या होगा, आइसोथर्मल, या कलर बदल देते हैं पेन का। ये आपका जो है वो कैसा है, आइसोथर्मल। ये कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, आइसोथर्मल। अब एक लास्ट बच रहा है वो भी देख लेते हैं और रेड कलर से इसको बनाते हैं। ये आपका एडियाबेटिक है। अब देखो पीवी के ग्राफ, इतना ग्राफ आपने पढ़ा होगा, आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्लोप कहां मिलने वाला है, एडियाबेटिक में। या आप सीधे समझो कि वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस की बात कर रहे हो कि गैस पे जो वर्क डन किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पीवी कर्व का एरिया, एरिया अंडर पीवी कर्व। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करेगा, सबसे कम कौन करेगा, आइसोबारिक, उससे ज्यादा कौन करेगा, आइसोथर्मल, और सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करेगा, एडियाबेटिक। यानी मैक्सिमम वर्क डन के लिए प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एडियाबेटिक होना चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस होना चाहिए।
कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली। ये एक्सपेंशन जो हो रहा है वो आइसोथर्मली हो रहा है ऑफ वॉल्यूम 2V। देन पहले ये कैसा हो रहा है? आइसोथर्मल। फर्स्ट ये कैसा हो रहा है? आइसोथर्मल। पहले स्टेज पे ये कैसा हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि हमें इस सारे डेटा को यूज करना पड़ेगा बच्चे न्यूमेरिकल। सेकेंडरी जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एडियाबेटिकली एक्सपेंशन। और एक चीज और दे के रखा है हम लोगों को कि ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल के रखा है, थोड़ा सा डेटा एक मिसिंग हो गया है कि मोनो एटॉमिक गैस है, प्रेशर P है, तो गामा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 5/3। ये लिखा नहीं गया है, समझ लीजिए कि गामा की वैल्यू दिया है 5/3, थोड़ा सा मिस हो गया है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोनो एटॉमिक गैस है, प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, ये एक्सपेंड कैसे कर रहा है? आइसोथर्मली। तो देखिए, अगर अब इस क्वेश्चन को करना हुआ तो हम लोग थोड़ा सा सिंपल वे यूज करेंगे। फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक साथ सारे इक्वेशन को मिला लेने की कोशिश करेंगे बच्चे। फर्स्ट हमारा एक्सपेंशन कैसा हो रहा है? आइसोथर्मल। पहले हमारा बच्चों एक्सपेंशन जो है वो कैसा है? आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो पीवी इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो पहले तो पीवी है, बाद में एक्सपेंड उसका आइसोथर्मली कराया जा रहा है और प्रेशर कितना कर दिया जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम कितना हो रहा है? V से कितना हो जा रहा है? V। जब आइसोथर्मली हम करा रहे हैं एक्सपेंशन तो V से वॉल्यूम कितना हो जा रहा है? 2V। इस पे ध्यान देना है। तो V से 2V हो रहा है, यानी P डैश इंटू क्या लिखेंगे? 2V। डायरेक्ट लिख सकते P डैश V डैश लिखेंगे, और हमें ये पता है बच्चे, यहां से चाहो तो V से V को कैंसिल कर दो। अब हमारे पास आ गया P डैश इक्वल टू P/2, या हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 2P डैश। जैसी जरूरत पड़ेगी इक्वेशन को हम वैसा यूज कर लेंगे, तो हमें किसी एक फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। इसके बाद पता है आपको कि एक्सपेंशन कैसा हो रहा है? एडियाबेटिकली। देन एडियाबेटिकली एक्सपेंशन। फिर हमारा एक्सपेंशन जो हो रहा है बच्चे वो कैसा हो रहा है? एडियाबेटिकली हो रहा है। और एडियाबेटिकली एक्सपेंशन देखो, अगर क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो V से 2V हो चुका है, अब वो 2V से कितना जाएगा? 16V। तो 2V से अब इसका एक्सपेंशन कितना हो रहा है? 16V। लेकिन अब हम जब फार्मूला यूज करेंगे तो वो ठीक है, पहले आइसोथर्मल का कर चुके हैं, अब जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो किसका करेंगे? एडियाबेटिक का। तो प्रेशर हमारे पास पता है P डैश है, और V डैश की जगह क्या लिखेंगे? 2V डैश। और देखिए इसके ऊपर जो पावर आएगी वो आपको पता है कि कितना आएगी? गामा। यहाँ पे प्रेशर हम लोगों को कौन सा मिलेगा? फाइनल वाला मिलेगा। और वॉल्यूम जो था 2V से बढ़ के वो कितना हो गया है? 16V। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गामा। अच्छा देखिए, अगर हम चाहें ना तो यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, दोनों की पावर सेम है तो वो दिक्कत नहीं करेगा। इसको भी कैंसिल कर देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। यहां तक बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कैंसिल आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है यहां तक। अब बच्चे इसी चीज को आगे हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए P फाइनल की बात कर रहे हो एडियाबेटिक के लिए, जैसे हमें ये पता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि P V की पावर गामा, ये क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। ये आप पढ़ के बैठे हो मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन डिस्कशन में बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं ब्रीफ करूंगा मैं, लेकिन आपने ये फार्मूला पढ़ के रखा है, डेरिवेशन भी आप लोग बहुत प्यार से पढ़ के बैठे हो। अब यहाँ आपको पता है कि P डैश आप निकाल के बैठे हो, कितना? P/2। तो रख दीजिए वो वैल्यू बच्चे, फिर रोका कौन है? P/2 लिखिए। इसके बाद फिर अब क्या लिखेंगे? V की पावर गामा दैट इक्वल टू, अब आपको P फाइनल चाहिए तो P फाइनल, इसके बाद क्या लिखोगे? 8 की पावर गामा। P फाइनल चाहिए तो P फाइनल को उस साइड रहने दीजिए, बाकी सारे डेटा को इधर ले लीजिए। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, P फाइनल इक्वल टू P/2। यहाँ पे बच्चे सॉरी
यहाँ पे v को कैंसिल पहले ही कर चुके हैं तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1/8 की पावर क्या आ जाएगा, गामा। अच्छा ध्यान से देखिए, तो गामा की वैल्यू दे के रखा था आपको कितना, 5/3। अब आप ये बताओ, अब आप कमेंट करके ये बताओ कि ये मोनो एटॉमिक गैस होगा कि डाई एटॉमिक गैस होगा कि ट्राई एटॉमिक, किसके लिए 5/3 होता है गामा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। अब देखो यहाँ पे 1/8 आ गया। अब आगे अगर हम इस चीज को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं p/2, जहां 1/8 है बच्चे इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहां पे बच्चे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। यहां से 3 है, वहां भी क्या है 3 है, तो इसका सीधा मतलब कि बच्चे क्या होगा, कैंसल होगा। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 से 3 कैंसल हो जाएगा बच्चे, तो बचेगा आपके पास क्या, कि p की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 आपको पता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 32। यानी ऐसा लिख सकते हैं p फाइनल इक्वल टू p/2 इंटू 1/32। यहां से बच्चे आ जाएगा p/64। मैं एकदम स्पून फीडिंग करा रहा हूं बच्चे, हर क्वेश्चन को उसके डेटा के साथ मैच करा रहा हूं। देखो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा। चलिए बच्चों थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे पूरा। During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of temperature. देखिए ये क्वेश्चन बोल के रखा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना T क्यूब है। प्रभु आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट अपने दिमाग से सोच लो अब कि सर हम ऐसे लिख दें तो P/T क्यूब, ये क्या है कांस्टेंट है सर, आप मुझे ऐसा कहने से रोक नहीं सकते। फिर आप बोल दो सर Pt की पावर -3 ये क्या है, कांस्टेंट है, और सर आप यहाँ पे मुझे गलत बोल नहीं सकते। अच्छा कुछ डेटा आपको दे चुका है और प्रोसेस आपको बोल के रखा है कि कैसा है एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक और प्रेशर और किसकी, टेम्परेचर की बात कर रहा है, पीवी की बात नहीं कर रहा है, टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो फिर वहां भी हमें फार्मूला पता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रोसेस कैसा है आपका, एडियाबेटिक है। प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों कैसा है, एडियाबेटिक है। अब देखिए यहां पे रेशियो पूछा जा रहा है Cp/Cv का, तो Cp/Cv अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे p/2 लिखेंगे, या रुक जाइए अभी करते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है रुक जाइए, इसको डायरेक्ट अभी किया जाता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो Cp और Cv का रेशियो पूछ रहा है, तो बच्चे हम ऐसा लिख सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस है तो T की पावर, अब आपको पता है कि यहाँ पे ठीक है गामा लिखने की गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गामा अपान 1 माइनस गामा, ये क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। और अब इसी पूरे रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है अपने डेटा को निकालने के लिए। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, Pt की पावर गामा अपान 1 माइनस गामा, ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब देखिए अगर हम यहां से Pt की पावर 3 है, T की पावर -3 है, और यहां पे गामा अपान 1 माइनस गामा है, तो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो यहां पे देखिए ये जो हिस्सा मैं दिखा रहा हूं अभी आपको ग्रीन कलर से, ये आपको पता है कि दोनों की वैल्यू क्या है सेम, क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 इक्वल टू गामा अपान 1 माइनस गामा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब यहां से गामा की वैल्यू हम लोगों को निकालना हुआ तो हम लोग ऐसे लिख देंगे -3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके प्लस गामा इक्वल टू गामा। यहां से बच्चे अब देखो गामा एक तरफ माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये 3 गामा आएगा, +3 गामा। अब इसको उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -3 इक्वल टू गामा -3 गामा, यानी आ गया 2 गामा। यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, तो यहां पे आ जाएगा आपका गामा इक्वल टू 3/2। अभी हम लोग ठीक है क्वेश्चन तक पहुंचे नहीं है। अब देखो हमें एक चीज और पता है बच्चे, आगे की स्लाइड पे देख लेते हैं। गामा की वैल्यू आप कितना निकाल के बैठे हो 3/2, कितना आंसर आया है 3/2। अब गामा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे Cp/Cv,
और इसकी वैल्यू आपको पता है कि गामा किसके बराबर होता है, Cp बाई Cv के, और इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे 3/2। यहां से हमें पता चल गया कि Cp बाई Cv का रेशियो कितना होगा 3/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड ऑप्शन होगा, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बोल के रखा है इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय सिस्टम रिस्पेक्टिवली इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब देखो क्यू आपको पता है कि वो हीट सप्लाइड टू द क्या है, सिस्टम है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है, आपकी इंटरनल एनर्जी है। इसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देखिए इसमें अगर ध्यान से देखें तो दो ही प्रोसेस की बात हुई, एक एडियाबेटिक की हुई है और एक आइसोथर्मल की हुई है, तो दोनों को एक एक करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हम लोग बात कर रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो यहाँ पे पता है हमें कि एक चीज जीरो हो जाती है, वो जो चीज जीरो होती है वो क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन कर दिया जाता है, मतलब हीट ना जा सकती है ना आ सकती है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा यहां से क्लियर हो गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं सर आइसोथर्मल का भी बता दीजिए, तो आइसोथर्मल का भी देख लेते हैं हम लोग, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता, यानी डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे माइनस साइन यूज है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट है। ये मैंने आपको बता दिया कि एक का पूछा गया, हो सकता है कि वो ऑप्शन चेंज कर दे कभी, तो भी हम क्वेश्चन को हैंडल करने में एबल रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए मोनो एटॉमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। ये आपको एक हिंट दे दिया गया है कि इसका कंप्रेशन कैसा है, एडियाबेटिक, और कितना कर रहे हैं, 1/8 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल जो वॉल्यूम है उसका कितना कर रहे हैं, 1/8 कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखना चाहें तो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस किसके लिए हम देख रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं हम लोग। तो अब देखिए यहां पे लिखना चाहेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, P V की पावर, अब देखो P उसके बाद लिख देते हैं V की पावर गामा। अब ये हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, यानी ये बदलने वाला नहीं है। अब यहीं से सारे काम हम कर सकते हैं। अब देखिए एक रिलेशन तो हमें पता चल गया है, PV गामा जो होगा, PV की पावर गामा जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चे, R P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ऐसा कुछ लिख पाना पॉसिबल है। अब उस बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और हिंट दे के रखा है कि ये गैस कैसी है, मोनो एटॉमिक, यानी अगर हम गामा की वैल्यू देखें तो गामा की वैल्यू हमें पता है कि कितना होगा, 5/3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, 5/3। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू रख देते हैं, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे P1 V1 पहला केस। अब देखिए P2 की जब बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि कंप्रेस हो रहा है, लेकिन P2 की वैल्यू आपको दिया नहीं है, तो P2 वही रहने दीजिए। लेकिन
वॉल्यूम को बोल रहा है कि ओरिजिनल का कितना हो रहा है 1/8 टाइम, यानी हम लिखेंगे V1 अपान 8 की पावर 5/3 और यहाँ पे भी वर्ल्ड पावर कितना रखेंगे 5/3। एक एक चीज को सिस्टमैटिक लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं P1। अब देखिए V1 से V1 को कैंसिल कर दो, पावर सेम है, कैंसिल कर सकते हो इसी तरीके से, वरना आप ला के मैनुअली करना कोई दिक्कत नहीं है। P1 इंटू 1, अब 1 की पावर 5/3 हो या कुछ भी हो अपने को फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे बच्चे P2 होगा इंटू 1/2 की पावर 3 अपान 5 की पावर 3। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल होगा। तो अब यहाँ हम लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा P1 इक्वल टू P2, क्या लिखेंगे P2 इंटू 1/2 की पावर 5। यहाँ से बच्चे अगर हमें P2 लिखना हो जाएगा तो ये आ जाएगा P1 इंटू 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 मतलब कितना आ जाएगा बच्चे 32 P1। तो P2 हमारा निकल के कितना आया 32 P1, यानी प्रेशर जो होगा वो 32 टाइम्स क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों 4th ऑप्शन। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। An ideal gas at 27 degrees compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. The rise in temperature is, अब देखो यहाँ पे बात किसकी किसकी हो रही है वो ध्यान दो। एक टेम्परेचर की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। दूसरा किसका कर रहे हैं वॉल्यूम का। टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और प्रोसेस कैसा है एडियाबेटिकली है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसको आसानी से चाहें तो उसके टर्म में एडियाबेटिक के टर्म में अब लिखते हैं प्रोसेस के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T V की पावर गामा -1, ये आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। अब आगे की तरफ पूछा जा रहा है कि जो रेज किया है टेम्परेचर राइज हुआ है टेम्परेचर वो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखने की शुरू करते हैं। अब 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसे हमें पता है कि अब टाइम पे ध्यान टेम्परेचर पे ध्यान देना। टेम्परेचर आपको कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसे लिख सकते हैं 27 + 273 केल्विन में। यहाँ से बच्चे आ जाएगा 300 केल्विन। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं बच्चों, सिंपली इस क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब टेम्परेचर हमें पता है तो इस इक्वेशन को हम लोग चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं T1 V की पावर गामा -1 V1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। ऐसा लिख पाना पॉसिबल है। अब जो डेटा दिया गया उस डेटा को हम एक साथ लिख लेते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा। पहले का टेम्परेचर हमें पता है कि कितना है 300 है। दूसरे का वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम ठीक है कंप्रेस्ड हो रहा है, V से कितना हो रहा है 8/27। तो लिख देते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसका कितना है V0 है, इसकी पावर कितना आ जाएगा। अब देखो आइडियल गैस है और वो कंप्रेस हो रहा है, गामा की वैल्यू ठीक है कितना, ठीक है 5/3 -1 ये आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। अब इसको बराबर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट V फाइनल, और T2 तो हमें ठीक है रेंज इन टेम्परेचर T2 पता करना है, तो T2 को तो वैसे ही रहने देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो V2 की जगह ध्यान देना कि 8/27 हुआ है, कितना हुआ है 8/27 की पावर 2/3, क्योंकि गामा की पावर -1। अब यहां से लिख सकते हैं T2। अब यहां पे बच्चे लिखना पॉसिबल होगा 2/3 की पावर 3, इधर बच्चे 2/3। आप ध्यान दीजिए तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब T2 हमें निकालना हुआ तो हम लोग डायरेक्ट V0 लेते हैं, V0 से V0 को क्या कर देते हैं कैंसल आउट कर देते हैं वहां पे, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का क्या है सेम है। अब बच्चे जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेम्परेचर कितना है 300 है, इनटू
अब जो डेल्टा 2 ठीक है 2/3 है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 की पावर हम कितना लिखेंगे, अब ये कटेगा बच्चे यहां से तो पावर कितना आ जाएगा 2। यहां से हम लिख सकते हैं 300 इंटू 9/4। अब ये मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो ये आ जाएगा 27 2700/4। अगर 28 होता तो ये 7 होता, ये आ जाएगा 675 केल्विन आएगा। उसने क्वेश्चन में T2 नहीं पूछा है आपसे, पूछा है राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, एन आइडियल गैस A and a real gas B have their volumes increased from V to 2V under isothermal condition. The increase in internal energy. भाई देखो क्वेश्चन में हिंट यही दे रखा है, अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसके कोई रोक नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U इक्वल टू क्या लिखोगे प्रभु 0। तो अब विल बी, अब आप यहां से बता सकते हो कि डायरेक्ट ऑप्शन हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बी, क्योंकि ये सेम होगा। इंक्रीज जो होगा इंटरनल एनर्जी में वो क्या सेम होगा, क्योंकि कोई चेंज आने वाला नहीं है तो सेम मिलेगा। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए 1 kg ऑफ गैस, ठीक है 1, थोड़ा सा बच्चे ध्यान देते हैं, हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाए तो उस चीज को कंसीडर करते हैं हम लोग। 1 kg ऑफ गैस डज 20 किलोजूल ऑफ वर्क आर रिसीव 16 किलोजूल ऑफ हीट। अब देखो बच्चे सारे क्वेश्चन को एक तरफ करते हैं। अब देखो यहां पे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ऐसा लिखते हैं। When expanded between two states, अब देखिए यहां तक अगर हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू देखो, सारी वैल्यू किलो जूल में ही रख लेते हैं। तो आपको बोल के रखा है कि जो गैस है वो वर्क कितना कर रही है 20, और Q आपको रिसीव कर रही है हीट 16, तो 16 इक्वल टू डेल्टा U प्लस 20। यहां से बच्चे अगर हम लिखना चाहेंगे किसको डेल्टा U को, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 20, यहां से आ जाएगा -4 किलो जूल। ये ध्यान देना कि सारा डेटा हम लोग किस में ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, किलो जूल में ले रहे हो, तो किलो जूल में ले रहे हो तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। अब देखो आगे कह रहा है बच्चे कि अब जो काइंड ऑफ एक्सपेंशन है वो बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल रिक्वायर्ड हीट इनपुट दिया है 9 किलो जूल का, और वर्क डन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अब हम लिखना चाहेंगे तो वापस यही लिखेंगे फार्मूला, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो डेटा पता है वो रखते हैं। हमें ये दे के रखा है कि हीट इनपुट कितना है 9 किलो जूल में वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। वर्क डन आपको सेकंड एक्सपेंशन में पूछा है, और डेल्टा U आपको पता है अभी निकाले हो, डेल्टा U जो निकाले हो वही रख दो -4 प्लस W, ऐसा कुछ लिखेंगे। अच्छा दोनों केस अलग अलग हैं इसलिए दो अलग कलर से दिखा दिया है मैंने। अब यहाँ से वर्क डन आपको लिखना है तो ये आ जाएगा 9 + 4 कितना आ गया 13 किलो जूल। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, 13 किलो जूल। अच्छा थोड़ी सी भी गलती की आपने, सिर्फ यहीं पे छोड़ा तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए तैयार है। साइन रखने में कहीं गलती की है तो 5 करके एक ऑप्शन तैयार है, तो बच्चा को कहीं गलती होने का चांस होना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। In a cyclic process shown in figure, an ideal gas is adiabatically taken from B to A. B से कहाँ की तरफ, A की तरफ adiabatically लिया जा रहा है। And work done gas during process B to A. B to A कह रहा है बच्चे, A to B नहीं, B to A दे रहा है। और when the gas is taken from A to B, heat absorbed by gas is 20 joule. The change in internal energy of the gas in process AB. अगर मैं आपकी जगह होता ना तो B से A में जाने में कितना लग रहा है 30 जूल, तो चेंज मैं डायरेक्ट मार देता -30। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे पूरा अपने तरीके से,
और जैसा जैसा डाटा दिया गया है वैसे वैसे यूज करेंगे। बी से लेके ए तक ये बोल के रखा है एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसा है बच्चे? एडियाबेटिक है। यहाँ तक हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रोसेस कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? एडियाबेटिक प्रोसेस है। आगे अगर हम लिखना चाहें तो अब सारी चीज़ें ना बी और ए के टर्म में लिख देते हैं। तो क्यू बी ए दैट इक्वल टू डेल्टा यू लिखोगे प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमें, ठीक है, डेल्टा यू बी ए प्लस डब्ल्यू बी ए। ये फर्स्ट इक्वेशन आप थर्मोडायनेमिक्स लिख रहे हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अब देखो एडियाबेटिक है यानी ये वैल्यू तो क्लियर है कि कट के क्या हो जाएगी? जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इतना तो हमें पता ही है। अब आगे बच्चे अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो यहां से आ जाएगा। और देखो एक चीज और दे के रखा है कि बी से ए में जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 30। यानी ये जो वैल्यू है ये कितनी है? 30। और वर्क डन ऑन द गैस है। क्या है बच्चे? वर्क डन ऑन द गैस है तो कौन सी साइन यूज करोगे? माइनस की। तो यहां पे डेल्टा यू बी ए माइनस लिखोगे क्या? 30। ऐसा कुछ लिखेंगे। अब 30 जूल में बात हो रही है तो हम जब जो आंसर आएगा वो भी किस में लिखेंगे? 30 जूल में। तो डेल्टा यू बी ए बच्चे हमारा कितना आ गया? प्लस 30 जूल। ये प्लस में आया है बच्चे, ध्यान देना डेटा पे। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखो अब हमें पता है डेल्टा यू बी ए कितना आया है? 30 जूल। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा यू ए बी जो होगा वो बराबर किसके आएगा? माइनस डेल्टा यू बी ए। यानी ये वैल्यू क्या आ गई? -30। यहाँ से बच्चे आ जाएगा -30 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंड ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस ये आईक्यू का खेल है आपके, मैंने बताया, लेकिन आप इतना लेंथी प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड वे से करोगे। अब देखो देके रखा है इन प्रोसेस 1 to 2। ये आपका 1 है बच्चे और ये आपका 2 है। देखिए क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज। सर डायग्राम आपको क्लियर नहीं हो रहा है क्या? अब देखो बच्चे P1 इक्वल टू क्या दे रखा है? 2P2 दैट इक्वल टू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V2 दे रखा है 4V1 और ये 0.4 मीटर क्यूब है। प्रॉपर विजिबल तो है ना सब? द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन दिस प्रोसेस विल बी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1 से 2 तक जा रहे हो तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी लिखते हैं चेंजिंग U12। अब इसके लिए ध्यान दीजिए कि मोनोएटॉमिक गैस है। गैस कैसी है? मोनोएटॉमिक। तो यहाँ से लिख सकते हैं NCV T2 - T1। ये फार्मूला आप लोग पढ़ के बैठे होगे बच्चे, मुझे बहुत अच्छी तरीके से यकीन है कि आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तो ये बैठे होगे। अच्छा, मोनोएटॉमिक गैस है तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल्टा U2 N वही रहने देते हैं, CV की जगह क्या लिख सकते हैं? 3R/2। मोनोएटॉमिक गैस है बच्चा, ध्यान देना। तो CV की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? 3R/2। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? T2 - T1। T2 - T1 ऐसा कुछ लिखेंगे। अच्छा बच्चे, एक फार्मूला और आपने पढ़ के रखा होगा कि अब हम, ठीक है, कुछ डेटा को बाहर ले लेते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 3/2 NR T2 - T1। एक चीज़ और पढ़ के बैठे हो आप लोग बच्चे, PV इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है? NRT। तो यहाँ से T अगर लिखना हुआ तो T इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? PV/NR। ऐसा कुछ लिखेंगे बच्चों। तो वही चीज़ लिखनी है और उसको लिख भी देते हैं हम लोग आसानी से। तो अब यहाँ पे बच्चे 3/2 NR लिखेंगे। T2 की जगह जब लिखना होगा बच्चे तो हम क्या लिखेंगे? P2V2। ऊपर क्या लिखेंगे? P2V2/NR माइनस P1V1/NR। बच्चे थोड़ा सा इसको और सिस्टमेटिक लिखते हैं, 3/2 NR। इसके बाद हम बाई NR लिखेंगे और ये आ जाएगा P2V2
माइनस P1V1। भाई देखो इसको NR को दोनों तरफ से क्या ले लेते हैं, कॉमन लेके लिख देते हैं। अब बच्चे हमारे सामने कोई खास क्वेश्चन बचा नहीं है, ये आ गया 3/2, यहाँ पे बचा P2V2 माइनस P1V1, ये बच रहा है बच्चे। अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी है बच्चा और रख देते हैं, वैल्यू रखने के बाद ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल सा काम हो गया है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, ये 3/2 हो गया है बच्चे। इसके बाद P2 की वैल्यू आपको दे रखा है कि ठीक है P1 का हाफ है और V2 दे रखा है 4V1, ठीक है। तो उसी टर्म में हम लोग लिख लेते हैं, पहले P2 वही रहने दीजिए, P2 इंटू V2 जो है वो क्या है 4, P2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P2 वही रहने दीजिए और V2 की जगह क्या लिख सकते हैं 4V1 माइनस, वैल्यू एक साथ रख लेंगे फिर हम लोग, या इसको P1 के टर्म में लिखते हैं। चलिए बच्चे इसको उसी टर्म में लिख लेते हैं ताकि आसानी हो आपको समझने में। अब देखो P2 की अगर वैल्यू रखोगे तो वो आपको दे रखा है कितना 10/6/2 इंटू V2 की अगर बात कर रहे हो तो V2 आपको दे रखा है कितना 0.4, फिर माइनस P1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10, हाँ P1 लिखेंगे तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻6 इंटू V1 अगर हम लोगों को लिखना हुआ तो ये आ जाएगा 0.4/4। अब बच्चे यहाँ पे 0.4 है, वहाँ पे 0.4 है, इसको आप कर लेना तो ये आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 3/2 इंटू, ये बच्चे यहाँ पे कटेगा 0.2 आएगा, वहाँ पे कटेगा 0.1 आएगा, यानी 0.1 इंटू 10⁻6 आएगा, तो इसे 0.2 इंटू 10⁻3 डायरेक्ट लिख देते हैं। ये बच्चे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 10⁻3 आ गया। एक मिनट, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे, कर दे रहे हैं, चलो परेशान मत हो। ये 3/2, अब यहाँ से बचेगा कटने के बाद 0.2, यहाँ पे बचेगा 0.1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.1 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पे बच्चे 1 ही है, या इरेज कर दे रहा हूँ मैं, 0.1 इंटू 10⁻6। अब बच्चे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए 10⁻3 अगर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 300/2 इंटू 10⁻3, यहाँ से आ जाएगा 150 इंटू 10⁻3 जूल, यहाँ से बच्चे लिख सकते हैं 150 किलो जूल। हल्का सा कैलकुलेशन था, ठीक है। तो ये बच्चे हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि कितना आया अभी 150 जूल। अभी बच्चे हम लोग, ठीक है, अब यहाँ पे जल्दबाजी मत करना क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन लगाने का भी चांस नहीं है। वो पूछा है हीट एब्जॉर्ब, क्या पूछा है हीट एब्जॉर्ब। अभी हम लोगों ने निकाला क्या है, इंटरनल एनर्जी निकाली है। क्या निकाली है बच्चे, इंटरनल एनर्जी। अब वहाँ यूज कर देते हैं उसको। देखिए वर्क डन, अब वर्क डन अब हम लोगों को लिखना हुआ तो बच्चे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व। अब पीवी कर्व के अंडर का एरिया हम लोगों को लिखना हुआ बच्चे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चे, पहला आपको पता है 10⁻6 है, देख लीजिए एक बार 10 पावर कितना है 6 है। इसके बाद फिर क्या लिखोगे बच्चे, अगला क्या हो जा रहा है, जस्ट इसी का हाफ हो जा रहा है, प्लस 1/2 इंटू 10⁻6 है। अभी हम लोग सिर्फ प्रेशर का लिखें, इसके बाद V का लिखेंगे तो ये देखिए एक तरफ कितना है 0.4 है, माइनस क्या लिखोगे 0.1, तो बच्चे ये आ जाएगा 0.4 माइनस 0.4/4। और इसको अगर हम देखेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और इधर ये आ जाएगा 3/2 इंटू 10⁻6। इधर बच्चे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 0.4
मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बच्चे सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है, 0.3 बचा है, इधर कितना बचा है 4। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.9/4 इंटू 10 पावर 6, इसे लिख सकते हैं 900/4 इंटू 10 पावर 3। यहाँ से बच्चे अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 225 इंटू 10 पावर 3 जूल, यहाँ से आ जाएगा 225 किलो जूल। अभी तक हम लोग जितना भी ऑप्शन की वजह से सब कुछ वैल्यू किस में लिए, किलो जूल में। अब बच्चे ये हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन आप थर्मोडाइनमिक्स लगा सकते हैं, Q12 ये बराबर लिख सकते हैं डेल्टा U12 प्लस W12। अब देखिए जो वैल्यू आपने पढ़ के निकाल के रखी है, देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोगों ने कितना निकाला है 150। कितना निकाला है बच्चों 150 प्लस कितना लिखेंगे 225, यहाँ से बच्चे आ गया 375 किलो जूल। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फाइंड वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस AB। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको वर्ड थोड़े से छोटे लग रहे होंगे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए देखते हैं बच्चे आगे। अब बच्चे यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, ये आपका 2P0 है, ये आपका 3P0 है, ये आपका P0 है, ये आपका V0 है, 2V0 है, 3V0 है। और देखिए जो मूवमेंट हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है इधर की तरफ। मैं दोबारा डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये A है, ये पॉइंट आपका B है, फिर मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है, ये आपका C है। अब वर्क डन पूछा जा रहा है प्रोसेस ABC में, तो बच्चे वर्क डन बताने के लिए आप डायरेक्ट बता दो एरिया, ठीक है। वर्क डन किसका निकालते हैं AB का, किसका निकालते हैं AB का। तो अब देखो ध्यान से, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे साइन कैसी लगेगी बच्चे, निगेटिव लगेगी, तो निगेटिव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे एरिया अंडर लाइन AB। एरिया अंडर क्या लिखेंगे लाइन AB। अब आगे की तरफ बच्चे कैलकुलेशन बचा हुआ है, अब इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट -1/2, ये माइनस साइन की वजह से माइनस रखा है हम लोगों ने, क्योंकि ये देखिए इधर की तरफ है, अगर ध्यान से देखें तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर हम डायग्राम को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हैं, ना बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1/2 है। इसके बाद जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो देखिए A से B की बात कर रहे हो, ठीक है। तो पहले PV का कर्व लेते हैं, एरिया अंडर PV कर्व। तो PV कर्व का अगर हम लोग देख रहे हैं बच्चे, तो ये आ जाएगा एक 2P0 और एक आपके पास क्या है P0 है, तो हम ऐसे लिख देंगे 2P0 प्लस P0, ऐसा कुछ लिखेंगे। भाई देखो यही एरिया कवर करेगा ना, ये वाला एरिया। अब इसके बाद फिर आगे बच्चे वॉल्यूम का लिखोगे तो 2V0 माइनस क्या लिखोगे V0, 2V0 माइनस क्या लिखोगे V0। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा हुआ है बच्चे, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा आपका -1/2 इंटू 3P0 इंटू V0, यहाँ से आ गया -3/2 P0 V0। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करने के जहमत नहीं उठाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक किया बच्चों तो फिर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ आपके साथ हो सकती हैं। अब वर्क डन हमें लिखना है बच्चे कहाँ से कहाँ तक, B से C तक, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बच्चे वर्क डन, तो अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे एरिया प्लस एरिया अंडर लाइन, कौन सी लाइन लेंगे BC। अब देखो BC में भी लिखना हुआ तो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे के लिखना, ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद फिर प्रेशर का जब लिखोगे तो प्रेशर होगा 2P0 प्लस 3P0, 2V0 प्लस 3P0, ये वाला 2P0 प्लस 3P0। और अगला बच्चे जब हम बात कर रहे हैं, ये लाइन होगा,
इसके बाद जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम बच्चे हम लिख देंगे 3v0 माइनस v0, क्योंकि b से c देख रहे हैं ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 3v0 माइनस v0। यहाँ से बच्चे आ जाएगा आपका 5/2 p0 इंटू 2v0। यहाँ से बच्चे आप कैलकुलेट कर लो 5 और इधर की तरफ 3, तो 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 5p0 v0। अब बच्चे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो चुका है, बहुत सिंपल हो चुका है, इसको सिंपल वर्ड में भी चाहोगे तो कर लोगे बच्चे। अब वर्क डन ए बी सी का चाहिए, किसका चाहिए ए बी सी का, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन कहाँ से कहाँ ए से बी प्लस वर्क डन कहाँ से कहाँ बी से सी। अब जोड़ दीजिए बच्चों, -3/2 p0 v0 प्लस 5 p0 v0। अब बच्चे देखो 5 में से अगर यहाँ पे हम चाहें तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, सेम हो जाएगा, तो यहाँ -3 प्लस 10/2 p0 v0 मिलेगा बच्चे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -7 को -7/2 या 3 जो भी वैल्यू होगा, ठीक है। माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, +7/2 p0 v0, क्योंकि 10 क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे 7/2 p0 v0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सबका आंसर आया भी होगा। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। हीट एनर्जी, ये थोड़ा सा ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा बन गई है, ये लाइन है नहीं। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम इन ग्रोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन फिगर। अब बच्चे यहाँ पे देखो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, किसकी बात हो रही है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि बात यहाँ साइक्लिक प्रोसेस की हो रही है बच्चे। तो साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हो, यहाँ पे कितना है 30 है, ये v है, और ये आपका कितना है 10। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे क्या है p है। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। p लीटर्स में v लीटर्स में है और p किस में है, किलो पास्कल में है बच्चे, थोड़ा सा ये ध्यान देने की चीज़ है। तो यहाँ पे देखो हमें लिखना होगा, तो q इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ΔU + W बच्चे। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो ठीक है, आपको पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 प्लस एरिया ऑफ साइकिल, या इसे बच्चे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ साइकिल। क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ साइकिल। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 10 है -30, तो बच्चे ये ध्यान दो कि अब यहाँ पे आपको ना डायमीटर अगर निकालना हुआ तो देखो गलती मत करना, ठीक है। ये 30 - 20 यानी कितना आ गया 20, यानी एक्चुअली कितना आएगा 10। ये वैल्यू भी कितनी आएगी बच्चे 10, क्योंकि 30 से 10। अब बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे P जो है वो किस में है, किलो पास्कल में है। कि किस में है बच्चे, किलो पास्कल में है। तो अब एरिया ऑफ साइकिल लेते हुए थोड़ा सा ध्यान देना कि Q इक्वल टू जब हम लिखेंगे बच्चे, यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे हम क्या फार्मूला यूज करेंगे पाई। इसके बाद इसके लिए क्या लगाएंगे, पाई के बाद क्या रखोगे बच्चे 30 माइनस 10/2 यही रखोगे, या 20/2 रख देते हैं 20/2 इंटू बच्चा अब क्या रखोगे, जो एरिया इसके अंदर आ रहा है वो कितना है 10³ पास्कल इंटू बच्चे। फिर अगला क्या रखोगे पाई 20, ठीक है। पाई रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रख सकते हो। अब देखो ये वैल्यू ठीक है, पाई इतना हो चुका है। आगे जो रखेंगे बच्चे वो ठीक है 30 - 20, और ये वॉल्यूम का रख दे रहे हैं 20/2। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये डेटा किस में है, लीटर में है, और लीटर में अगर लिख रहे हो बच्चे तो यहाँ पे ये याद रखना कि इसे और क्या लिख सकते हो 10⁻³ मिली क्यूब। तो यहाँ पे रखेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब, मिली क्यूब नहीं मीटर क्यूब। अब बच्चे यहाँ से कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻+3 से 10⁻³ गए हो काम से। Q इक्वल टू आ गया पाई इंटू, ठीक है, पाई इंटू कितना, इधर कितना बचेगा 10, इधर कितना बचेगा 10,
तो यहाँ से आ गया 10 की पावर 2 पाई और यूनिट क्या होगी? जूल। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं और उसके लिए हम लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख रहे हैं बच्चे। 18 में आपको बोल के रखा है कि हीट एब्जॉर्ब ए मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम हीलियम एंड 20 ग्राम नाइट्रोजन इज इनक्लोज्ड इन ए वेसल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एट 300 केल्विन। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय मिक्सचर टू इंक्रीज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बाय 50%। अब बच्चा क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो आप लोग केटीजी में एक चीज़ पढ़ चुके होंगे पहले ही, और ये केटीजी का कॉन्सेप्ट है VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये T ध्यान देना कि T की पावर हम यहाँ कितना लेते हैं? 1/2। ये गलती मत करना। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में T। अगर T लिखे पावर आप भूले या रूट लगाना भूले तो फिर समझ लो कि कहानी गड़बड़ हुई। अब यहाँ से बच्चे V-RMS अगर मुझे लिखना हुआ अपान VRMS लिखना हुआ तो बच्चे हम क्या लिखेंगे? T' अपान क्या लिखेंगे? रूट में T' अपान क्या लिखेंगे? T। अब ये सिंपल सा फॉर्म आ चुका है हमारे पास, तो यहाँ से बच्चे रखते हैं वैल्यू। अब ये कह रहा है 50% बढ़ा दो, यानी 50% बढ़ के कितना हो जाएगा? 1.5 VRMS अपान क्या लिखोगे? VRMS दैट इज इक्वल टू रूट में T'/T। ऐसा कुछ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद बच्चे यहाँ से लिखेंगे T'/T इक्वल टू 1.5। यहाँ से बच्चे T' अगर ये देखिए रूट में है पूरा तो स्क्वायर कर दीजिए तो T'/T कितना आ जाएगा? 1.5 का स्क्वायर, यानी बच्चे आ जाएगा 2.25। 2.25 यहाँ से लिख सकते हैं T' इक्वल टू 2.25 इंटू T। अब T आपको कितना दे रखा है? 300 केल्विन दे रखा है, तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से T' आ जाएगा 2.25 इंटू 300, डेसिमल से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचे 225 बचेगा इंटू 3 बचेगा, तो ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 675 केल्विन। 675 केल्विन लिख सकते हैं। अभी बचा हुआ है बच्चे, ये पूछ रहा है कि आपसे क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब पूछ रहा है बच्चे। तो यहाँ पे देखो बोल के रखा है कि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तो उस रिलेशन का हम लोग यूज कर लेते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसकी बात कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम की। अब देखो बच्चे मिक्सचर की बात करेंगे अब पूरा का पूरा, अब डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू N1, पहला वाला गैस जो होगा उसका मोल है बच्चे, फिर CV1 डेल्टा T। याद रख लो कि वॉल्यूम की बात हो रही है बच्चे, इसलिए नाते बहुत ज़्यादा समस्या हम लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस N2 CV2 डेल्टा T, ऐसा हम लोग लिखेंगे। आगे देखिए बच्चे, अब अमाउंट कितना दिया गया है ये भी मैटर करेगा। 4 ग्राम हीलियम है, तो N की वैल्यू अगर लिखना है तो हमें पता है गिवन मास अपान मॉलिक्यूलर मास क्या देता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास कितना है? 4, मॉलिक्यूलर मास भी कितना है? 4, तो 4/4। और इसके बाद अब इसके CV1 की वैल्यू हमें पता है कि बच्चे क्या होगी? 3R/2। क्यों होगी? मोनो एटॉमिक है। उसके बाद डेल्टा T हमें लिखना हुआ तो हम कितना लिखेंगे? 675 माइनस 300 प्लस N2 बच्चे लिखना हुआ तो ये देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? गिवन मास 28 अपान मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? 28। अब ये ठीक है डाया एटॉमिक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 5R/2। इसके बाद क्या लिखोगे? 675 माइनस 300, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको बच्चे आप लोग, ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3R/2 इंटू ये आ जाएगा आपका 375 प्लस 5R/2 इंटू 375। अब बच्चे इसको अगर हम, ठीक है, 375 को
देख लें, ध्यान से कॉमन ले लें, तो 375 को कॉमन लेते ही हमारे पास बचेगा क्या, 3r/2 प्लस बच्चा बचेगा 5r/2। यहाँ से आ जाएगा 375 इंटू 8r/2। यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 375 इंटू 4r, यहाँ से आ गया 500r। देखिए ऐसा कोई आंसर है कि नहीं, 1, ठीक है, 1500 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करने चाहिए, कुछ इजी क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो ये बोल रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिख लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको हिंट पता होना चाहिए, क्वेश्चन में जो भी लिखा हो एज इट इज लिख लेते हैं, आप ये मत करना कि प्योर कॉपी पेस्ट कर देना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोगों को लिखना हुआ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू, अब टेम्परेचर की बात हो रही है बच्चे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, NCV डेल्टा T। अभी कुछ देर पहले ही लिखा था आप लोगों ने, पिछले भी क्वेश्चन में यही वैल्यू रखी गई थी तो वही रख देते हैं। अब देखो ये हमें Q की वैल्यू दे रखा है कितना, यहाँ पे 6300, ये देखो ये वैल्यू आपको दे रखा है और ये कह रहा है कि आइडियल गैस है। कैसी गैस है, आइडियल है। अब देखो यहाँ पे NCV तो लिखेंगे लेकिन जो टेम्परेचर की बात हो रही है वो कितना है, 150 बढ़ाया गया है, 150 चेंज किया गया, बढ़ाया गया है। अगला देखते हैं बच्चे, आगे एक और कंडीशन डाल दे रहा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई 300 केल्विन। जब टेम्परेचर को किससे बढ़ा दिया गया, 300 केल्विन से बढ़ाया गया। मतलब अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कंपैरिजन का काम हो चुका है और ये पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाई। तो डेल्टा U इक्वल टू अगर मुझे लिखना हुआ बच्चे तो इसका भी फार्मूला आपको पता है कि क्या लिखते हो, NCV डेल्टा T, ऐसा कुछ लिखोगे। अब देखो NCV वही रहने दो, NCV वही रहने दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, इसे हम लिख सकते हैं NCV 150 इंटू कितना लिख सकते हैं 2। अब ध्यान से देखो बच्चे, इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है, 6300 इंटू 2, यहाँ से आ गया 12600। कौन सा आंसर होगा बच्चे, सेकंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, फिर आगे बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ रेशियो CP एंड CV फॉर हाइड्रोजन इज 1.67 एट 30 K बट डिक्रीजेज टू 310 एज मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द राइज इन टेम्परेचर। अब बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चे देखो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है कि आप इसमें कंफ्यूज कर जाओ। आपको ये पता है बच्चे कि CP माइनस CV ये क्या आता है, R, यानी जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। इसका मतलब बच्चे अगर ठीक है राइज कर रहे हो टेम्परेचर तो इसका मतलब है कि दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। बोथ CP एंड CV, CP और CV दोनों क्या करेंगे बच्चे, इंक्रीज करेंगे बाई सेम अमाउंट। ये इंक्रीज करेंगे किससे, बाई सेम अमाउंट से। ये बढ़ रहे हैं सीधे किससे बच्चे, सेम अमाउंट से। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि आंसर कौन सा होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि फोर्थ में CP और CV बोला है। आपको बस ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि देख के घबरा जाना है कि एग्जाम में कि नहीं सर ऐसा क्वेश्चन तो अपने से होना ही नहीं है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट इनक्लोज अंडर अ लाइट पिस्टन। चलिए क्वेश्चन को बच्चे उसी के टर्म में सॉल्व करेंगे। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज केप्ट इनक्लोज्ड अंडर अ लाइट पिस्टन, एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर, कनेक्टेड बाई अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है बच्चे K इक्वल टू, K दे रखा है बच्चे आपको कितना, 100 न्यूटन पर मीटर, और एरिया दे रखा है 10⁻² मीटर स्क्वायर।
वॉल्यूम आपको दे रखा है बच्चे। तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं और इसके बाद बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों के पास बचे हुए नहीं है, लेकिन हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को। अब बालक अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग कांस्टेंट काम कर रहा है और यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम फोर्स बाई फोर्स के बराबर लिखेंगे। तो पी ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, के एक्स1। पी ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, के एक्स1। यहाँ से बच्चे P की जगह अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई वी। इसके बाद A इक्वल टू के एक्स1। देखो तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, अब वैल्यू जिनकी जिनकी पता है वो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे बेटा आपको 1 मोल दिया है, यानी N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। वॉल्यूम दे रखा है 0.83 मीटर क्यूब। टेम्परेचर दे रखा है 100 केल्विन। जो डेटा इसमें यूज होना है, और R की वैल्यू पता है कितना लिखोगे, 8.3। तो बच्चे अब रख देते हैं यहाँ पे 1, R की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर कितना 100, अपान बच्चे क्या लिखोगे, वॉल्यूम कितना 0.83। ये बराबर आएगा के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे रखा है आपको कितना, 100 न्यूटन पर मीटर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 100 x1। कितना लिखा आपने, 100 x1। अब बच्चे सिंपल सा न्यूमेरिक बचा है और इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो कोई बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है इसमें। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से, तो यहां पे आ जाएगा आपका 8.3 अपान 8.3 इंटू 10 दैट इक्वल टू x1। यहाँ से बच्चे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x1 इक्वल टू 1/10 यानी 0.1 और मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। जो भी डेटा जैसा यूज करना होगा कर लेंगे। आगे कह रहा है कि गैस इज हीटेड सो दैट इट कंप्रेस द स्प्रिंग फर्दर बाय 0.1। अब इसमें भाई सीधी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये प्रेशर डालेगा ऊपर की तरफ। अब आगे बोल रहा है कि वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। देखो आर की वैल्यू दे के रखा है और यहाँ पे मान के चलना है कि कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर पूछा जाता तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। और ये बोल रहा है कि फर्दर कितना बढ़ा, 0.1। मतलब पहले कितना बढ़ा, 0.1, फिर कितना बढ़ा, 0.1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा कि फाइनल कंप्रेशन जो आएगा, फाइनल कंप्रेशन जो आएगा बच्चे वो कितना आएगा, x1 प्लस 0.1 यानी क्या लिखेंगे, 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2 मीटर। वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वर्क डन जो गैस के द्वारा होगा। भाई कोई यहाँ पे ठीक है कंजर्वेटिव फोर्स ही सारे काम कर रहे हैं, तो यह डेल्टा यू स्प्रिंग इसी के बराबर तो होगा ना। देखो इसके बाद बच्चे अब वैल्यू रखना है तो रख दो 1/2। अब के x1 रखोगे तो के, इसके बाद कितना रखोगे वैल्यू, 0.2। 0.2 का स्क्वायर माइनस हाफ के 0.1 का स्क्वायर। अब बच्चे देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। कितनी आएगी, 50। तो 50 और चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 50 इंटू 0.04 माइनस 50 इंटू 0.01। 50 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 0.04 माइनस 0.01। ये बच्चे आ जाएगा 50 इंटू 0.3। यहाँ से बच्चे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 जूल। देखिए कोई आंसर है कि नहीं है ऐसा, 1.5 जूल। हाँ बच्चे है। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एयर, गामा की वैल्यू दे रखा है बच्चे कितना, 7। गामा की वैल्यू हम लोगों को दे रखा है कितना, 7/5। कितना दे रखा है, 7/5। देन द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन है बच्चे। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कई बार से पढ़ते पढ़ते हम लोगों को डेटा याद हो गया है।
तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, डेल्टा पी बाई पी, फ्रैक्शनल से परसेंटेज के फॉर्म में लिख रहे हैं, डेल्टा पी बाई पी। अब ये क्या आएगा, माइनस गामा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब देखो बच्चे, वॉल्यूम का तो वो पहले की बोल के रखा है कि कितना है 5%, ये आपको बोल के रखा है कितना है 5%, यहाँ देखो कितना दिया है 5%। तो बच्चे यहाँ से अगर हमें परसेंटेज चेंज इन प्रेशर चाहिए, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, -7/5 इंटू क्या लिखेंगे 5, यहाँ से बच्चे कटा कितना आ गया -7%। अगर गलती से यहाँ प्लस लिखे तो फिर आपका सोचना गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ठीक है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, माइनस साइन इसी चीज को शो कर रहा है। मतलब अगर प्लस बढ़ने को दिखा रहा है तो माइनस किसको दिखाएगा, घटने को दिखाएगा बच्चे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 को अगर हम सब ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। गैसियस मिक्सचर है, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 2 ग्राम ऑफ हीलियम, एक्सपेंड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर। द इनिशियल टेम्परेचर इज 117 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मैं करता हूँ आपके सामने अलग तरीके से, ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। चलो लिख देते हैं। अब देखो आपसे पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर, यानी ठीक है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मिक्सिंग पे CV निकालते हैं। चलिए CV निकालते हैं हम लोग पहले। तो बच्चे यहाँ पे CV मिक्स अगर हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला हम लोग बचपन से ही पढ़ के बैठे हैं, N1CV1 प्लस N2CV2 अपान बच्चे दूसरा हम क्या देखेंगे, N1 प्लस N2। अब कहीं भी आपसे गलती होनी नहीं चाहिए। N1 नंबर ऑफ मोल्स होता है, जो क्या होता है, गिवन मास अपान क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास देखिए कितना दिया है, 4 ग्राम ऑक्सीजन का दिया है, मतलब 4 बाई क्या लिखोगे 32। यहाँ तक कुछ सोचना नहीं है। अच्छा दूसरी चीज देखो, ऑक्सीजन O2 कैसा गैस है, डाई एटॉमिक है, तो इसके लिए CV की वैल्यू क्या आएगी 5/2। अच्छा ये बताओ, आपको ध्यान में रखना है कि R लिखा जाएगा या नहीं, तो इसमें गलती मत करना कि 5/2 लिख के ही छोड़ देना। क्या लिखोगे 5R/2 प्लस बच्चे N2 लिखना हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 ग्राम किसका लेके चले हो, हीलियम का, और हीलियम आपके लिए मोनोएटॉमिक गैस है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और हीलियम का मास कितना हो जाएगा 4, 2 ग्राम दिया है बच्चे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2/4, और यहाँ पे बच्चे 3R/2, 3R/2 इसलिए लिखा गया ताकि ये मोनोएटॉमिक, अपान N1 प्लस N2 4/32 बच्चा प्लस 2/4। अब बहुत अच्छा कैलकुलेशन ये बनता चला जा रहा है धीरे धीरे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व कर ले रहे हैं ताकि बहुत दिक्कत ना हो। ये बच्चे आ जाएगा आपके पास 20R/64 प्लस 6/8R अपान बच्चा अगर लिखना हुआ तो हम लोग ठीक है डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे इसे कैंसिल कर दो तो 1/8 आ गया और ये 1/2 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/8 प्लस 1/2। यहाँ से बच्चे अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए ऊपर नीचे अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाएगा 20R प्लस 48R। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे दोनों तरफ 64 हो जाएगा, 64 अपान, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा बच्चे, प्लस ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करो 4/8। अब बच्चे यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 68R/64 अपान 5/8, कुछ यही आएगा बच्चे। अब देखो कैलकुलेशन बचा हुआ है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं और इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा इजीली। तो बच्चे देखो 5/8 और 60R/R, तो ये आपका आएगा 16 को अगर काट दें हम तो ये कितना हो जाएगा, चलिए ध्यान से करते हैं हम लोग, कट करते हैं। ये कट करेंगे ये कितना आ जाएगा 8, कितना आएगा 8।
और यहाँ पे 8 से इसको कैंसिल 4 से कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 और यहाँ पे कितना आएगा 4, या चलिए 4 से कैंसिल कर हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 आएगा बच्चे और यहाँ पे क्या आएगा 17, तो ये 17r/2/5/1 आया, 5 ऊपर जाएगा बच्चे, आ जाएगा 17r/10। हल्का सा कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि हल्की सी भी गलती हुई तो क्वेश्चन आपके हाथ से मिस कर जाएगा। और CV इक्वल टू हमें पता है कि r/(γ-1) भी हम लोग पढ़ के बैठे हैं बच्चे। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 17r/10 दैट इक्वल टू r/(γ-1). अब बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चे अब ये गामा थोड़ा सा ध्यान देना कि ये किसका ले रहे हो, मिक्स का। ये CV किसका आया है, मिक्स का। ये किसकी बात कर रहे हो, मिक्स की। तो बच्चे अब रेसिप्रोकल करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये बच्चे आपका आ जाएगा, गामा मिक्स आ जाएगा आपका 27/17। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना बच्चे, कोई टफ टास्क नहीं है। देखो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 27/17। अब जैसे जिसकी आत्मा दुखी हो रही है वो उसको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आत्मा दुखी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रेसिप्रोकल ले लो बच्चे, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 10/17 दैट इक्वल टू गामा मिक्स -1, इसको इधर भेज दो तो गामा मिक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 10/17 प्लस 1, इसे लिख सकते हैं 10 + 17/17 ये आ जाएगा 27/17। अब इतना स्पून फीडिंग नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब ये 17 है, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। सिंपल कैलकुलेशन कर दिया है मैंने बच्चे। अभी हमारे पास सिर्फ क्या मिला है, गामा मिक्स। तो अब हम आ गए हैं बच्चे अपने क्वेश्चन पे, डायरेक्ट लिख सकते हैं T1V। अब जब टेम्परेचर और ठीक है वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे गामा -1 लेते हैं। क्या लेते हैं, गामा -1। अब ये बराबर आ जाएगा बच्चे T2V2 गामा की ठीक है V2 की पावर गामा -1। अब यहाँ से लिखना चाहेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर कितना दे रखा है हम लोगों को, 170 प्लस क्या, देखो 117 दे रखा है। अब इसमें कितने का जोड़ देंगे, 17 का, तो प्लस 273, ये आ जाएगा हमारा आपका 390। 400 अगर गलती से किए कैलकुलेशन में ना तो कैलकुलेशन गया काम से। तो अब बच्चे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 390। शुरुआत में वॉल्यूम ठीक है V1 आपको दे रखा है 20 है, तो 20 की पावर क्या लिखोगे, गामा। गामा जो है बच्चे वो आपको पता है, यहाँ पे अभी निकाले थे गामा कितना आया था 27/17। तो यहाँ हम लिखेंगे 27/17 -1 दैट इज इक्वल टू T2। T2 अब हमें निकालना है T2, और वॉल्यूम आपको पता है 20 से कितना 30, और यहाँ पे हो जाएगा 27/17 -1। वही गामा -1 जो निकाले थे वही वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 390 दैट 20 की पावर, यहाँ पे 17 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 10/17 दैट इज इक्वल टू T2। यहाँ पे भी आ जाएगा 30 की पावर 10/17। अब बच्चे इसको इधर की तरफ लाते हैं, T2 को एक तरफ लाते हैं तो फिर सॉल्व करते हैं। T2 इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 390, यहाँ पे लिखेंगे 20 की पावर 10/17, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 30 की पावर 10/17। यहाँ से बच्चे कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, 390 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 20/30 की पावर 10/17। अब बच्चे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये आ गया 390 2/3 की पावर 10/17। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। अब देखो ऐसा कौन सा आंसर आया, 390 × 2 की पावर 3 10/17। अगर हल्का सा भी चूके बच्चे ना तो ये आंसर भी आ सकता है, ये सही है, ये क्या है, गलत है। देखो हर जगह ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं बच्चे, कि थोड़ी सी भी गलती करो तो आपका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट ए टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्रीज 12,000 R। फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको करने के लिए बच्चे बहुत सिंपल तरीका हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग इसमें करना चाहें तो U इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं NCV
डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे बोल के रखा है कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे बच्चे ये वैल्यू दे के रखी गई है तो वही वैल्यू हम लोग रख देंगे। U की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 1200 R, फिर आपको बोल रखा है कि 2 मोल है, यानी N की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, इसके लिए भी हम लोगों को सोचना नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 CV और टेम्परेचर कितना देखा रखा है 127, यही मत रख देना 127 प्लस 273। अब बच्चे कितना आ गया 400 केल्विन, तो यहाँ क्या रखोगे 400। अब CV की वैल्यू आपको निकालनी है बच्चे यहाँ से, तो CV की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1200/400 इंटू 1/2। ये कटेगा बच्चे 3 आएगा, तो यहाँ से आ गया 3/2 यानी 1.5 R, ठीक है। R को भूलिएगा मत, 1.5 R आ गया बच्चे। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट मेयर्स रिलेशन लगा देंगे। तो Cp इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं CV प्लस R, CV प्लस R। तो Cp की वैल्यू हमें ठीक है निकाल के बैठे हैं, CV की 1.5 R प्लस R, ये बच्चे आ जाएगा आपको, R को कॉमन ले लो 1 प्लस 1.5, ये बच्चे आ जाएगा 2.5 R। तो एक ऑप्शन देखो 2.5 भी है, आपके लिए सारे ऑप्शन रखे गए हैं 1.5 R भी, R भी, और थोड़ा सा चूके तो क्वेश्चन गलत हो गया। अब ये बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं कि इसका लेवल गिरा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी इन अ प्रोसेस ऑफ डाइएटॉमिक गैस। अब देखो बच्चे डाइएटॉमिक गैस की बात कर रहा है। इफ वर्क डन ऑफ Q/4, वर्क डन Q/4, अगर हीट सप्लाई कितना कर रहे हो Q हीट सप्लाई करने पे वर्क डन का कितना हो रहा है Q/4, तो बच्चे हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब बच्चे Q इक्वल टू हमें लिखना हुआ, तो यहाँ पे देखो हीट की बात कर रहे हो तो हीट की जगह हम Q लिखेंगे, डेल्टा U हम बच्चे निकालना पड़ेगा हम लोगों को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन कितना है Q/4। यहाँ से बच्चे हम लिखना चाहेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू आ जाएगा Q माइनस Q/4, यानी ये आ गया 3Q/4। बच्चा कोई समस्या यहाँ होनी नहीं है, बहुत अच्छे चल रहा है बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चे डेल्टा U इक्वल टू 3Q/4 आया है और आपसे मोलर स्पेसिफिक हीट पूछी जा रही है। तो यहाँ से एक तरीका ये भी होता है कि हम डायरेक्ट लिख दें NCV डेल्टा T, गलती मत करना यहाँ पे, ये बराबर किसके हो जाएगा 3/4। उसके बाद फिर बच्चे N की 3/4 रखोगे, इसके बाद क्या रखोगे बच्चे NC डेल्टा T, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब बच्चे C और N से N को कैंसिल कर सकते हैं, डेल्टा T से डेल्टा T को कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करते हैं हम लोग N और डेल्टा T कैंसिल। अब हमारे पास बचेगा CV इक्वल टू 3/4C, तो C इक्वल टू यहाँ से आ गया 4/3 CV। अभी तक भी हम लोग पहुँचे अपने पास तक नहीं है, अब C की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 4/3। अब CV रखने के लिए ध्यान रखना कि यहाँ पे डाइएटॉमिक गैस की बात कर रहा है, और डाइएटॉमिक गैस है बच्चे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 5R/2। अब कैलकुलेशन बचा है बच्चे, चलो ये कटेगा बच्चे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10R/3। अब ये जो C आपको चाहिए था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपकी कितनी आ गई 10R/3, तो यहाँ से बच्चे सेकंड ऑप्शन। तो मुझे लगता है बच्चे कि आपने सेशन को काफ़ी अच्छे से समझा होगा, और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन इजी थे जहाँ पे ठीक है आप लोग आसानी से किए होंगे, कुछ क्वेश्चन ये थे ताकि आप थोड़ा बहुत सीखो उससे।